हेलो दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में दिल पागल है का 24वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वंश और अभिमान बात कर रहे थे। तभी वंश के कमरे में वंशिका आ गई। वंशिका ने ये देखे बिना कि वंश किसी से बात कर रहा है, वंश की तरफ देखते हुए कहा, वंश आप पूरी रात अपने कमरे में क्यों नहीं आए? मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप गेस्ट रूम में क्यों सो रहे थे? ये सुनकर वंश ने कहा, जब तक तुम मेरे कमरे में रहने वाली हो तब तक मैं उस कमरे में नहीं रहूंगा। वही वंश ने अपने फोन को वापस कान पर लगाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द वैभव को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तब तक तुम जल्द से जल्द सौम्या का पता लगाने की कोशिश करो कि सौम्या इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर वंशिका का बहुत ज्यादा हैरान हो गई और वंश के पास जाते हुए बोली, वंश क्या कहा आपने? सौम्या कहाँ है इस वक्त? वंश ने अभिमान का फोन कट किया और वंशिका के तरफ जाकर उसके हाथों को जोर से उसके पीठ पर लगाते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम्हारी वजह से सौम्या सब कुछ छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर सौम्या को कुछ हुआ ना वंशिका रघुवंशी तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर वंशिका के आंखों में आंसू आ गए। वंशिका ने रोते हुए कहा, आप किसी और की वजह से अपनी पत्नी पर चिल्ला रहे हैं और उसे दर्द पहुंचा रहे हैं। ये सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, वंशिका सौम्या कोई और की नहीं है, वो मेरे बचपन की दोस्त है और सौम्या वह लड़की है जिससे मेरा भाई पागलों की तरह प्यार करता है। अगर सौम्या को कुछ हो गया तो वैभव जिंदा नहीं रह पाएगा। ये सब तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भाई की। अगर तुम्हें मुझसे धोखे से शादी करनी ही थी तो कम से कम वैभव को तो सारी सच्चाई बता देती। अगर उसे सच पता रहता तो वह कभी इंडिया कर इटली नहीं जाता। अगर वैभव या सौम्या दोनों में से किसी को कुछ भी हुआ वंशिका रघुवंशी तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है। ये सुनकर वंशिका के आंखों में आंसू आ गए। वंश ने वंशिका को धक्का दिया और गुस्से से उसे कमरे से बाहर निकल गया। वंशिका बेड पर गिर गई और अपने पेट को जोर से पकड़ते हुए बोली, थैंक गॉड मेरे पेट में चोट नहीं लगी। वंशिका ने अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, आखिर हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हमेशा जब भी मैं जिसके पास रहती हूँ उसे मेरी कोई कदर नहीं होती है। सबको बस सौम्या की ही पड़ी रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं जिसके साथ भी होती हूँ उसे बस सौम्या ही नजर आती है, किसी को मैं कभी नजर नहीं आती हूँ। ये सोचते हुए अचानक से वंशिका को आर्यन का ख्याल आया। वंशिका ने जल्दी से अपने पर्स से अपना फोन निकाला और आर्यन को कॉल करने लगी, पर आर्यन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वंशिका ने गुस्से से अपनी फोन की तरफ देखते हुए कहा, वह न हो आर्यन भाई को सौम्या के बारे में जरूर पता होगा। आखिर उन्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? पूरी दुनिया में आर्यन भाई ही एक लौटे ऐसे इंसान है जिनकी 24 घंटा नज़र सौम्या पर ही होती है, तो उन्हें जरूर पता होगा कि सौम्या इस वक्त कहाँ है। मैं उन्हें जल्द से जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और उनसे पूछता हूँ कि सौम्या इस वक्त कहाँ है। ये बोलते हुए वंशिका बार बार आर्यन को कॉल लग रही थी पर आर्यन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राजपूत हवेली। अभिमान अपने कमरे में सामान पैक कर रहा था। वही रेहा अचानक से अभिमान के पास आई और उसे पीछे से गले लगाते हुए बोली, अभिमान सौम्या ठीक होगी ना?
अभिमान ने रेहा को खुद से अलग किया और उसे अपने सामने करते हुए कहा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सौम्या ठीक होगी और ऐसी बहुत सारी बात है रेहा, इसके बारे में तुम्हें अभी नहीं पता है, पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सौम्या जहां भी होगी वह खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। रेहा ने रोते हुए कहा, अभिमान मुझे डर लग रहा है, अभी हमें मिले हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। अभिमान ने रेहा के आंसू को पोंछते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस कुछ ही दिनों में सौम्या और वैभव को वापस लेकर आ जाऊंगा और फिर हम दोनों खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। ये सुनकर रेहा ने रोते हुए कहा, मेरी जिंदगी में खुशियां कभी रहती नहीं है। मैं जिससे भी प्यार किया है सभी मुझसे दूर हो गए हैं। अभिमान पहले भी मैं तुमसे बहुत प्यार किया था और जिंदगी में ऐसा खेल खेल कि 1 साल में तुमसे दूर रही, अब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, प्लीज कुछ भी हो जाए मुझसे दूर मत जाना। ये बोलते हुए रेहा अभिमान के गले लग गई। अभिमान ने रेहा के सर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा और हाँ, वापस आते ही तुम्हारे साथ हनीमून पर जाऊंगा। ये सुनकर रेहा मुस्कुरा दी। अभिमान ने रेहा के गालों पर किस करते हुए कहा, तुम्हें जिस जगह भी हनीमून के लिए जाना है सब कुछ प्लान कर लो, वहां से आने के बाद हम दोनों हनीमून पर चलेंगे। ये सुनकर रेहा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम वहां से आ जाओ, उसके बाद हम वैभव भाई और सौम्या की भी शादी करवा देंगे, फिर हम चारों एक साथ हनीमून पर चलेंगे। ये सुनकर अभिमान ने अपने सर पर उंगली रखते हुए कहा, हनीमून पर सिर्फ हम दोनों को चलना चाहिए, वह दोनों कहीं और भी चले जाएंगे, हर जगह अपने दोस्त और अपने भाई को लेकर जाने की जरूरत नहीं है। रेहा ने अचानक से अभिमान को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर होंठ रखकर किस करने लगी। अभिमान भी उसे किस करने लगा। करीब 10 मिनट बाद अभिमान रेहा से अलग हुआ और अपने माथे को उसके माथे से सताते हुए बोला, ये तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा, अपना ख्याल रखना। ये बोलते हुए अभिमान ने रेहा के सर पर किस किया और अपने बैग को लेकर उस कमरे से बाहर निकल गया। अभिमान के कमरे से जाते ही रेहा अचानक से बेड पर गिर गई और रोते हुए बोली, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है अभिमान, मेरे अंदर एक घबराहट और डर है जो पता नहीं क्यों है, पर मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे। ये बोलते हुए रेहा रोने लगी। इटली में एक बहुत बड़े से आलीशान होटल हॉल में एक मीटिंग चल रही थी। तभी वैभव ने गुस्से से कहा, मैं आपकी यह शर्त नहीं मानने वाला हूँ। सामने वाले इंसान ने गुस्से से कहा, तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी, वरना हम तुम्हें किंग की कुर्सी से हटा देंगे। वैभव ने एक स्माइल के साथ कहा, इतना आसान नहीं है वैभव खुराना को इस कुर्सी से हटाना, इतना आसान नहीं है, अगर हिम्मत है तो हटाकर दिखा दो। ये सुनकर डैनियल ने गुस्से से कहा, मिस्टर वैभव आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप एक इंडियन होकर इटली में यहाँ राजा की तरह नहीं रह सकते हैं। ये सुनकर वैभव ने मुस्कुराते हुए, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि एक इंडियन इटली के किंग की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है, और वैसे भी यह कुर्सी सालों से मेरे डैड की थी और मेरे डैड के बाद मैं इस कुर्सी को मैंने अपना बनाया है। आप लोगों में से कोई नहीं है जो मुझे इस कुर्सी से हटा सकता है, और मैं जितना कहा मैं बिजनेस में उतना % ही दूंगा। अगर आपको 10% प्रॉफिट चाहिए तो रखिए, अगर नहीं चाहिए तो आई डोंट केयर, आपको 1% भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये सुनकर मिस्टर डैनियल ने गुस्से से अपनी बंदूक निकाल और वैभव की तरफ पॉइंट कर दिया
इससे पहले मिस्टर डैनियल वैभव को गोली चला पाए तभी अचानक से मिस्टर डैनियल के सर के बीचों बीच एक गोली गई और मिस्टर डैनियल की मौत वहीं पर हो गई। वह धर्म से जमीन पर गिर गए। सभी लोग ने सामने देखा तो ये गोली और किसी ने नहीं बल्कि वैभव ने चलाई थी। वैभव ने अपने बंदूक को अपने हाथ में नीचे करते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था वैभव खुराना से दुश्मनी महंगी पड़ेगी और तुम लोगों को तो मुझसे दुश्मनी करनी थी। अगर और किसी को भी मेरी नियम और शर्तें नहीं माननी है तो उनका यही होगा। सोच लो तुम लोगों को क्या करना है। ये सुनकर सभी मीटिंग के लोग डर गए और जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया। वैभव ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, इस पेपर को इंडिया पहुंचा दो। ये बोलते हुए वैभव उसे हाल से निकल गया। वैभव अपने होटल के रूम में चला गया और अपने फोन को ऑन करके उसमें सौम्या की फोटो देखने लगा। वैभव ने सौम्या की फोटो को छूते हुए कहा, अब तो तुम्हारी फोटो रखने का भी मेरे पास कोई हक नहीं है। कल रात को तुम्हारे और वंश की शादी हो गई होगी। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम दोनों की सुहागरात हुई होगी। ये सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। खुद से नफरत महसूस हो रही है कि मैं सही माँ पर अपने प्यार इजहार नहीं किया। अगर मैंने समय पर अपने प्यार का इजहार कर दिया होता तो आज वंश की जगह मेरी और तुम्हारी शादी हो गई होती और हम दोनों की सुहागरात। यह सोचते हुए वैभव ने सौम्या के उस फोटो को डिलीट कर दिया। तभी वैभव के फोन पर अभिमान का कॉल आने लगा। वैभव ने कॉल की तरफ देखते हुए कहा, ये मुझे सौम्या दूर जाने का सदमा भी बनाने नहीं दे रहा है। ये बोलते हुए वैभव ने फोन रिसीव किया। अभिमान ने गुस्से से कहा, अगर तुझे इटली जाना ही था तो जा चला जाता, लेकिन कल ही जाना जरूरी था। क्या आज इटली नहीं जा सकता था? ये सुनकर वैभव ने गुस्से से कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अभिमान, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इटली काम के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं सौम्या और वंश की शादी होते हुए नहीं देख सकता था। ये सुनकर अभिमान ने कहा, हाँ, वंश की शादी हो गई है। वैभव ने गुस्से से कहा, तू कितना घटिया दोस्त है। अपने दोस्त को यह फोन कर कर बता रहा है कि मेरे भाई और तेरी बहन की शादी हो गई है। तू ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे पता भी है ये सुनकर मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। अभिमान ने अपने सर पर उंगली रखते हुए कहा, क्या तू मेरी बातचीत चुप होकर सुन सकता है? बस खुद ही बोलता रहेगा। वैभव, मेरी बात ध्यान से सुनो। वंश की शादी सौम्या से नहीं बल्कि वंशिका से हुई है। वैभव ने जैसे ही यह सुना वह हैरान होते हुए बोला, यह क्या बोल रहा है तू? वंशिका बीच में कहाँ से आ गई? वंश की शादी तो सौम्या से होनी चाहिए थी। ये सुनकर अभिमान ने कहा, आर्यन और वंशिका सौम्या को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसकी वजह से सौम्या वंश से शादी कर रही थी। पर शादी से 2 दिन पहले सौम्या को पता चला कि वंशिका प्रेग्नेंट है। आर्यन ने प्लान बदल दिया और सौम्या की जगह मंडप में वंशिका को बैठा दिया था और उसके बदले उसने सौम्या को वो दवाई दी जिससे रेहा के अंकल होश में आ गए, यानी कि तेरे अंकल होश में आ चुके हैं। ये सुनकर वैभव ने खुश होते हुए कहा, यानी कि सौम्या अभी भी सिंगल है, उसकी और वंशत की शादी नहीं हुई है। वैभव ने खुश होते हुए कहा, मैं अभी के अभी इंडिया आ रहा हूँ और मैं सौम्या से अपने दिल की बात कह दूंगा। ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सौम्या ने चिल्ला चिल्ला कर पूरे परिवार को बता दिया है कि वह तुझे प्यार करती है और वह तुझे शादी करना चाहती है। पूरे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैभव ने खुश होते हुए कहा, तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकता था?
अभिमान ने गुस्से से कहा, कब से तुझे कॉल कर रहा था लेकिन तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वैभव ने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान मैं नेक्स्ट फ्लाइट से इंडिया वापस आ रहा हूँ। ये सुनकर अभिमान ने कहा, तुझे इंडिया आने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान दे कि शायद सौम्या इटली चली गई है। तू सौम्या को अपने पास रख ले और उसे जल्द से जल्द वापस अपने साथ इंडिया लेकर आओ। ये सुनकर वैभव ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, सौम्या इटली कैसे आ सकती है? अभिमान ने गुस्से से कहा, कैसे आ सकती है का क्या मतलब, वो फ्लाइट में गई होगी और कैसे गई होगी? वैभव ने गुस्से से कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, अभिमान में जिस से आया था वह आखिरी फ्लाइट थी। उसके बाद 2 दिन तक इंडिया से इटली के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, तो फिर आखिर सौम्या कहाँ गई? ये सुनकर अभिमान हैरानी से बोल, तेरे कहने का क्या मतलब है? वैभव ने गुस्से से कहा, तुझे समझ नहीं आया, सौम्या इटली नहीं बल्कि कहीं और गई है या किसी ने फिर से सौम्या को बेवकूफ़ बनाया है। तू जल्द से जल्द पता कर कि सौम्या किसके साथ इटली के लिए निकली थी, और मैं यहाँ इटली में पता करता हूँ कि अगर इटली की कोई फ्लाइट नहीं है तो क्या कोई प्राइवेट जेट से यहाँ इटली आया है या नहीं। ये बोलते हुए वैभव ने फ़ोन कट कर दिया। वैभव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना ही था तो तुम मुझे बता सकती थी। सौम्या मैं तुम्हारी पूरी मदद करता, वंशिका और वंश की शादी में तुम्हें यूं अकेले इटली नहीं आना चाहिए था। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि तुम इटली में हो या नहीं, और अगर हो तो तुम कहाँ हो। कहाँ हो तुम सौम्या? अब तुमसे एक पल भी दूर रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं इसी वक्त तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने दिल की सारी बात कहना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वैभव की आंखों में आंसू आ गए। इंडिया में अभिमान इस समय अपने प्राइवेट जेट में बैठा हुआ कैप्टन को देख रहा था। कप्तान ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, हमें इटली के लिए निकलना चाहिए। अभिमान ने कप्तान की तरफ बिना देखे कहा, इटली जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। मुझे पहले पता करना है कि सौम्या इटली में है या नहीं, या ऐसा तो नहीं इटली की जगह कहीं और गई है। लंदन में एक बहुत बड़े से आलीशान घर में एक की बेहोश पड़ी हुई थी। ये लड़की और कोई नहीं सौम्या थी। सौम्या की धीरे धीरे आंखें खुलना लगी। सौम्या बेड पर उठकर बैठ गई। सौम्या ने उस घर की तरफ देखते हुए कहा, यह मैं कहाँ हूँ? सौम्या बेड से उठकर अपने रूम से बाहर आकर चारों तरफ देखने लगी, पर पूरे घर में सौम्या को कोई नजर नहीं आया। सौम्या ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आर्यन रघुवंशी कहाँ हो तुम, और मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? सौम्या के बार बार चिल्लाने पर अचानक से स्टडी रूम से आर्यन निकाला और सौम्या की तरफ देखा हुआ बोला, तुम इतना चिल्ला कैसे लेती हो? कुछ देर के लिए भी शांत नहीं रह सकती हो? ये बोलते हुए आर्यन सौम्या के पास आया। सौम्या ने गुस्से से आर्यन का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था मुझे इटली ले जाने के लिए, पर तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? ये सुनकर आर्यन ने कहा, हम इस समय लंदन में हैं। सौम्या ने गुस्से से कहा, तुम मुझे लंदन क्यों लेकर आए हो? मुझे तो इटली जाना था। आर्यन ने अपना हाथ सौम्या के हाथों पर रखते हुए कहा, क्योंकि यहाँ लंदन में तुम्हारा एक जरूरी काम है, वो करने के बाद तुम आराम से इटली या इंडिया जहाँ चाहे जा सकते हो। सौम्या ने गुस्से से आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, जब देखो तब मुझे ब्लैकमेल करते रहते हो और कोई काम नहीं है रघुवंशियों के पास, बस राजपूत को ब्लैकमेल करना ही आता है।
तुम लोगों ने खुद को समझ क्या रखा है? जब देखो तो हमें ब्लैकमेल करते रहते हो। ये सुनकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करें, हम रघुवंशियों का दिल दिमाग खराब है जो राजपूतों के पीछे पागल हुए पड़े हैं। ये सुनकर सौम्या ने कहा, सीधे बोलो काम क्या है और मुझे इस तरह लंदन लाने का क्या मतलब है? तुमने मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आए हो। ये सुनकर आर्यन ने कहा, मेरे लिए तुम्हारा किडनैप करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें तो याद भी नहीं कि मैं लगभग कितनी बार तुम्हारा किडनैप किया है। सौम्या ने गुस्से से रूम के अंदर जाकर बेड पर बैठते हुए बोली, मुझे वह सब याद नहीं करना है। काउंटिंग तो मुझे भी याद नहीं है, पर 3 से 4 बार तुमने मुझे इसी तरह से किडनैप किया है। वह बात अलग है कि आज तक मैंने यह बात किसी को बताई नहीं है। आर्यन सौम्या के बगल में बैठा हुआ बोला, विहान की हालत ठीक नहीं है, वह बस एक बार तुमसे मिलना चाहता है। विहान अभी इंडिया नहीं जा सकता था और न ही इटली, इसीलिए मैं तुम्हें लंदन लेकर आया हूँ। ये सुनकर सौम्या ने कहा, वह कहाँ है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था भले ही तुम मुझसे मिलने के लिए ना मानो, पर अपने दोस्त से मिलने के लिए हमेशा से मान जाओगी। ये सुनकर सौम्या ने कहा, मुझे भी पता है, वो मेरे बचपन का दोस्त है, इसीलिए तो मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हमेशा से पता थी। आर्यन रघुवंशी, वह सब छोड़ो, अभी विहान कहाँ है? मुझे उससे अभी के अभी मिलना है, पहले मैं उससे मिल लेती हूँ, उसके बाद मैं इटली निकल जाऊंगी। ये सुनकर आर्यन ने कहा, ठीक है, पहले तुम विहान से मिलकर कुछ देर बातें कर लो, उसके बाद तुम आराम से इटली जा सकती हो। इनफैक्ट तुम्हें इटली अकेले जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद इटली वैभव के पास छोड़ कर आऊंगा। आर्यन की बात सुनने के बाद सौम्या ने एक स्माइल के साथ कहा, क्या तुम ऐसा कर सकोगे? आर्यन रघुवंशी, अपने प्यार को अपने हाथों से किसी और के हाथ में सौंप पाओगे? ये सुनकर आर्यन ने कहा, तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने हमेशा ऐसा दिखाया जैसे कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। एनीवे, अब इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं पहले वाला आर्यन रघुवंशी नहीं रहा जिसे जो चाहिए वह अपनी जिद पर हासिल कर लेता था। अब मुझे सबकी खुशियों की चिंता है और तुम्हारे खुशियां वैभव के साथ है, तो मैं खुद तुम्हें वैभव के पास पहुंचाऊंगा और यह मेरा वादा है। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, अब तुमने वादा कर दिया है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। विहान से अस्पताल में मिलने के लिए यह बोलते हुए सौम्या ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर निकालकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जिद्दी की से मुझे प्यार क्यों हुआ समझ नहीं आ रहा है, और इतने सालों से इतनी लड़कियों से मिल चुका हूँ, फिर भी हमेशा आकर इसी की पर रुक जाता हूँ, और शायद मेरी किस्मत ही खराब है। इसे कभी मेरा प्यार नजर नहीं आता है, इसे तो बस वो वैभव नजर आता है, और अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसे और वैभव को एक दूसरे के पास लाकर ही रहूंगा। ये बोलते हुए आर्यन एक कमरे के अंदर चला गया, जिस कमरे में सौम्या की बचपन से लेकर जवानी तक की सारी फोटो थी, और उसमें से कुछ फोटो में सौम्या, रेहा और अभिमान और वैभव के साथ भी थी। आर्यन ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने दुश्मन की बेटी पर नजर रखना मुझे इतना भारी पड़ जाएगा कि उसी से प्यार करने लगूंगा। मैं हमेशा से राजपूत खानदान के हर लोगों पर नजर रखी थी, और यह कभी नहीं सोचा था कि यह नजर रखना इतना भारी पड़ जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। सौम्या पर यह एक तरफा प्यार और इसका दर्द अब मुझे महसूस हो रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
मुझे किसी भी तरह तुम्हें और वैभव को मिलना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये बोलते हुए आर्यन सौम्या की फोटो को देख रहा था। इंडिया में रेहा अपने रूम में बैठी हुई अभिमान और अपनी फोटो फोन में देख रही थी। तभी अचानक से आयुष रेहा के कमरे में आ गया और रेहा के बगल में बैठते हुए बोला, तुम क्या दिन भर घर में इसी तरह बैठकर भाई की फोटो देखने वाली हो? ये सुनकर रेहा ने उदासी बड़े आवाज में कहा, अभिमान को अभी मुझे दूर गए 4 घंटे भी नहीं हुए और मैं इतना बोर हो गई हूँ कि मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फोन नहीं चलाओ तो क्या चलाओ, इस घर में तो करने के लिए मेरे पास कोई काम भी नहीं है। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, सुहाना हमारे बिजनेस में लीगल एडवाइजर बनकर काम कर रही है और तुमने भी बिजनेस की पढ़ाई की है, तो क्यों ना तुम हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लो। ये सुनकर रेहा खुश होते हुए बोली, वैसे मेरा भी मन है ऑफिस ज्वाइन करने का, पर क्या करूं, क्या वह आयुष्मान मुझे ऑफिस में आने देगा? ये सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आयुष्मान से बात कर ली है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम अगर ऑफिस में आती हो। ये सुनकर रेहा खुश होते हुए बोली, यानी कि मैं ऑफिस जा सकती हूँ। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, रेडी होकर तुम ऑफिस चली जाओ और मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सुहाना भी ऑफिस में होगी, तुम उससे ही मिल लेना। ये सुनकर रेहा बोली, अभी रेडी हो जाती हूँ ऑफिस जाने के लिए। यह बोलकर रेहा जल्दी से अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ चली गई। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कि मेरी भाभी बन गई है, पर अभी भी हरकतें बच्चों की तरह करती है। ये बोलते हुए आयुष कमरे से निकलकर बाहर चला गया। इटली में वैभव अभी अपने मैंशन में बैठा अपनी आंखें बंद करके सौम्या के बारे में सोच रहा था। वैभव ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने रूम में चारों तरफ से सौम्या की फोटो थी। उन फोटो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें चाहकर भी मैं अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं सकता हूँ, चाहे कितना भी तुमसे दूर जाने की कोशिश करूँ। पर यह पॉसिबल नहीं है। पर अब मुझे तुमसे दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो सौम्या। ये बोलते हुए वैभव सौम्या की फोटो देख रहा था। तभी वैभव का असिस्टेंट उसके कमरे में आते हुए बोला, सर हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। असिस्टेंट की तरफ देखकर कहा, तो बताओ सौम्या, इसलिए मैं इस समय कहाँ है? असिस्टेंट ने सर झुकाते हुए कहा, सौम्या इटली नहीं आई है। वैभव ने हैरान होते हुए कहा, सौम्या अगर इतनी नहीं आई है तो वो इस समय है कहाँ? असिस्टेंट ने अपना सर नीचे झुकते हुए कहा, सौम्या मैडम और आर्यन रघुवंशी दोनों इस समय लंदन में है। ये सुनकर वैभव ने गुस्से से कहा, सौम्या उस आर्यन के साथ क्या कर रही है? असिस्टेंट ने अपना सर नीचे झुकते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर दोनों को एक साथ लंदन में उनके घर पर देखा गया है। बाकी मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर वैभव ने गुस्से से अपना फोन लेकर दीवार पर पटकते हुए बोला, अगर सौम्या ये सब तुम मुझे जलाने के लिए कर रही हो तो तुम बिल्कुल गलत हैं। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाहे आर्यन रघुवंशी हो या अभिमान या वंश, किसी को भी मैं तुम्हारे और अपने बीच नहीं आने दूंगा। ये बोलते हुए वैभव में गुस्से से अपनी बंदूक ली और अपने पैंट के पीछे रखते हुए गुस्से से असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अभी के अभी लंदन जाना है। ये बोलकर वैभव उसे रूम से बाहर निकल गया। वैभव के असिस्टेंट ने अभिमान को कॉल कर बता दिया कि सौम्या इस समय इटली में नहीं बल्कि लंदन में है। ये सुनकर अभिमान ने थोड़ा हैरानी के साथ कहा, वो लंदन में क्या कर रही है?
असिस्टेंट ने कहा, सर मुझे नहीं पता पर वो वहाँ आर्यन रघुवंशी के घर पर है। और वैभव सर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी गन लेकर लंदन के लिए निकल रहे हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं सौम्या भी उनसे डर ना जाए। ये सुनकर अभिमान ने कहा, तुम टेंशन मत लो, वैभव गुस्से में कुछ नहीं करेगा, वह सौम्या से बहुत प्यार करता है और मैं जल्द से जल्द लंदन आ रहा हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब तक मैं नहीं जाता हूँ, तब तक तुम वैभव को संभाल लेना। ये बोलकर अभिमान ने कॉल कट कर दिया। अभिमान ने गुस्से से अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या आखिर तुम आर्यन के साथ लंदन में क्या कर रही हो? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम वैभव को गुस्सा दिला रही हो। वह पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे पास आना होगा। इंडिया में रेहा एक जीन्स और एक टॉप पहनकर अपना एक छोटा सा पर्स लिया और उसमें फोन रखते हुए बोली, अब मैं बिल्कुल लग रही हूँ ऑफिस वाली की। ये बोलते हुए रेहा अपने कमरे से निकल गई। जैसे ही हाल में आए तो उसने देखा कि दिव्या सोफे पर बैठी हुई थी और मैसेज राजपूत उसके बगल में बैठकर उसे खाना खिला रही थी। ये देखकर रेहा ने हैरानी से कहा, सच कहते हैं इंसान को अपने बच्चों से ज्यादा अपने पोता पोती ज्यादा प्यारे होते हैं, इसलिए तो मोम इसे खाना खिला रही है। ये सुनकर दिव्या ने कहा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? अगर जलन हो रही है तो तुम भी इन्हें एक बच्चा दे दो, उसके बाद उनके हाथ से खाना खाते रहना। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह दिन दूर नहीं है जब मैं भी इस घर को एक बच्चा दे दूंगी। वैसे अभी मेरा कोई मूड नहीं है, तुम ये सब एंजॉय करो। ये बोलते हुए रेहा मेंशन से बाहर निकल गई। रेहा गुस्से से कार में बैठ गई और कर रही थी। अचानक से रेहा का फोन बजने लगा। रेहा ने फोन की तरफ देखा तो फोन पर अभिमान का कॉल आ रहा था। रेहा जैसे ही फोन रिसीव करने के लिए कार स्लो करने वाली थी, तभी रेहा को महसूस हुआ कि गाड़ी का बेस ब्रेक फेल है। यह एहसास होते ही रेहा ने फोन उठाने की कोशिश की पर वह फोन उठा नहीं पाई। फोन नीचे गिर गया, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। रेहा बहुत डर गई थी, वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। रेहा ने रोते हुए कहा, प्लीज भगवान मुझे बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना है, अभी मुझे बहुत जीना है, प्लीज कोई मुझे बचा लो। ये बोलते हुए रेहा गाड़ी को इधर से उधर वह कर रही थी, पर गाड़ी रुक नहीं रहा था। रेहा के आंखों में आंसू आ गए। रेहा ने रोते हुए कहा, जब भी मैं इतना खुश होती हूँ पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी मुझसे हमेशा धोखा देती है, मुझे मेरा सब कुछ छीन लेती है। ये बोलते हुए अचानक से रेहा की आंखें बंद हो गई। रेहा जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी। रेहा ने आंखें बंद करते हुए कहा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है जब मुझे प्यार मिलने वाला होता है? सब कुछ एक झटके में सब कुछ मुझसे छीन जाता है। मैं नहीं मरना चाहती, अभी तो मुझे अभिमान के साथ जीना है, अभी मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। मैं अभिमान के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। मैं अभिमान के अंश को अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती हूँ। ये बोलते हुए रेहा ने अपने कार की खिड़की तोड़ दिया और की से बाहर अपना चेहरा करते हुए कहा, प्लीज कोई है, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। तभी रेहा के पास से एक बहुत बड़ी सी ब्लैक कलर की लग्जरियस कार जा रही थी। उस कार के शीशे को नीचे करते हुए एक के ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें की हेल्प की जरूरत है? उसके ने रेहा की तरफ देखा तो रेहा का चेहरा रो रो के लाल था। रेहा रोते हुए कहा,
मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल है, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर उसके ने कहा, तुम अपनी गाड़ी को धीरे धीरे स्लो करने की कोशिश करो, मैं जानता हूँ गाड़ी एक झटके से रुक नहीं सकती है, और अगर रुकी तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी को धीरे धीरे स्लो करो। ये सुनकर रेहा ने अपनी गाड़ी धीरे धीरे स्लो करने लगी। रेहा बहुत रो रही थी। उसके ने कहा, प्लीज पैनिक होना बंद करो, अगर तुम इसी तरह पैनिक होती रही तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपनी गाड़ी को तुम्हारी गाड़ी के आगे ला रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी से मेरी गाड़ी को रोके, इससे बहुत कम एक्सीडेंट होगा। ये सुनकर रेहा ने कहा, नहीं, अगर हमने अपनी गाड़ी से आपकी गाड़ी को ठोका तो आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर उसके ने कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। ये सुनकर रेहा अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, नहीं, मुझे अपनी जान बचाने है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रेहा ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी से टकराने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर उसके ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया और अचानक से अपनी गाड़ी को सीधा करके रेहा के गाड़ी के आगे लगा दिया। रेहा ने अपनी गाड़ी उस गाड़ी से टकरा दी। रेहा और उसके की कार टकराने से रेहा का सर जोर से स्टीयरिंग व्हील से लग गया और रेहा के सर से खून आने लगा। रेहा की आंखें 1 मिनट बाद बंद हो गई। वह लड़का अपनी कार से बाहर निकला और दौड़ते हुए रेहा के पास गया और उसे गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, मिस आप होश में आइए, मिस आप होश में आइए। उस लड़के ने देखा तो रेहा की गाड़ी का पेट्रोल पंप फट गया था। उस लड़के ने रेहा को गोद में उठाया और दौड़ते हुए थोड़ा दूर चला गया। तभी वह गाड़ी ब्लास्ट हो गई। कार ब्लास्ट होते ही वह लड़का और रेहा तेजी से जमीन पर फेंका गया। इस समय रेहा उसकी बाहों में थी। उसके ने रेहा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ये तो वही चेहरा है जिसे मैं बचपन से देखने आया हूँ। ये का और कोई नहीं, देव मल्होत्रा था। देव ने रेहा को अपनी गोद में उठाया और एक टैक्सी को रोककर उसमें लेकर रेहा को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल चला गया। वही अभिमान जो इस समय लंदन के लिए निकल चुका था। वह बार बार रेहा को कॉल कर कर परेशान हो चुका था। अब रेहा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अभिमान ने गुस्से से कहा, ये लड़की एक बार में मेरा फोन क्यों नहीं उठा लेती है, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। कहीं मेरी रेहा को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बोलते हुए अभिमान बार बार रेहा को कॉल लग रहा था। इंडिया में वंश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी वंशिका उसके लिए चाय लेकर आई और वंश के तरफ बढ़ते हुए बोली, वंश चाय पी लीजिए। ये सुनकर वंश ने कहा, मुझे चाय नहीं पीना है। वंशिका ने थोड़े गुस्से में कहा, वंश आप मेरे साथ कब तक इसी तरह रूठ रहेंगे? थोड़ा तो सॉफ्ट होकर मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपसे कितने अच्छे से बात कर रही हूँ। ये सुनकर वंश एक झटके में अपने लैपटॉप को बंद कर कर खड़ा हो गया और वंशिका के हाथ में जो चाय का कप था उसे अपने हाथ में लेते हुए जोर से जमीन पर फेंकते हुए बोला, तुम जैसिकी के साथ तो मैं कभी सॉफ्टली बिहेव नहीं कर सकता हूँ। एक धोखेबाज के साथ मैं कभी भी अच्छा बनकर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे कोई दो चेहरे नहीं हैं। मैं जैसा हूँ वैसा ही दुनिया वालों के सामने भी रहता हूँ। ये सुनकर वंशिका के आंखों में आंसू आ गए। वंशिका ने रोते हुए कहा, आखिर एक ही गलती की सजा मुझे कब तक देते रहोगे? हाँ, माना कि मुझसे गलती हुई थी, तो क्या पूरी जिंदगी मुझे इस गलती की सजा देते रहोगे?
तुम्हें भी तो लगा कि रेहा मर चुकी है और तुम उस गलती के लिए राजपूत परिवार को गलत समझते थे। तो मेरी क्या गलती थी? मुझे भी लगा कि मेरे मॉम डैड की मौत के पीछे राजपूत परिवार है, तो मैं उनसे बदला लेने की कोशिश की। तो इसमें क्या गलत किया? अगर तुम बदला लो तो सही है, और अगर मैं बदला दूं तो गलत है। ये कहाँ का इंसाफ है? वंश ने गुस्से से कहा, क्योंकि मैंने जो भी किया वह अपनी बहन के लिए किया। अगर मुझे पहले पता होता कि रेहा जिंदा है तो मैं वह सब कभी करता ही नहीं, और ना ही तुम्हें परेशान करता, बल्कि बहुत आराम से तुम्हारे साथ शादी कर जिंदगी भर खुश रखता। मुझे क्या पता था जिसकी के साथ मैं शादी के सपने देख रहा हूँ, उसकी ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया है। अगर मुझे पहले पता होता कि रेहा जिंदा है तो मैं उसे अपने दादाजी के पास लेकर जा पाता और उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर पाता, और मैं उनकी आखिरी इच्छा नहीं पूरी कर पाया। मेरे दादाजी के मरते समय आंखों में बस यही बात की निराशा थी कि वह रेहा से मिल नहीं सकते। उन्हें पूरी जिंदगी भर दुख रहा था। ऊपर से रेहा को ना देखने का अफसोस लिए वह मर गए। इन सब में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है वंशिका रघुवंशी। ये बोलते हुए वंश गुस्से से उसे कमरे से बाहर निकल गया। वंश के जाते ही वंशिका जमीन पर घुटनों के बल बैठकर और रोते हुए बोली, आखिर क्यों मुझे उस गलती की सजा मिल रही है जो मैंने कभी की ही नहीं है? मुझे नहीं पता था कि रेहा जिंदा है, पर आप कभी भी मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे। वंश, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मुझे कभी किसी का प्यार क्यों नहीं मिलता है? ये बोलते हुए वंशिका रो रही थी। लंदन में सौम्या ने इस समय एक रेड कलर का टॉप और ब्लू कलर का जीन्स पहन रखा था। सौम्या ने अपने बालों को कली कर रखा था। सौम्या ने अपने आप को आईने में देखते हुए कहा, सच में सौम्या तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये बोलते हुए सौम्या अपने आप को फ्लाइंग किस दे रही थी। वही आर्यन कब से दरवाजे पर खड़ा होकर सौम्या की हरकतें देख रहा था। वह हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। आर्यन ने मन में कहा, सच में ये कि कभी सुधरने वाली नहीं है, खुद से ही खुद की तारीफ किए जा रही है। तभी आर्यन को सौम्या ने आईने में देख लिया। सौम्या आर्यन की तरफ आते हुए बोली, मुझे छुप छुप कर क्यों देख रहे हो? आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें कोई छुप छुप कर नहीं देख रहा हूँ, बल्कि यह मेरा घर है। मैं तुम्हें बुलाने आया था, पर मुझे लगा तुम खुद से ही बात करने में बिजी हो, तो सोचा थोड़ा मिल जाएगा तो तुमसे बात कर लूँगा। ये सुनकर सौम्या ने कहा, तुम्हें पता है आज मैंने रेड कलर क्यों पहना है? ये सुनकर आर्यन ने कहा, क्यों? मुझे नहीं पता। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जो टॉप मैंने पहना है ये आज से 3 साल पहले मुझे विहान ने ही मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, पर उसके बाद वह लापता हो गया, तो मैं इस टॉप को आज तक कभी नहीं पहना। यह नया था और मैं इस पैक करके रख दिया था। आज मैंने सोचा कि मैं विहान से मिलने जा रही हूँ तो यही पहन कर जाओ, जो उसे अच्छा लगेगा कि मैं उसके सब दिए हुए गिफ्ट को संभाल कर रखा हुआ है। ये सुनकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुम्हें लोगों की बहुत अच्छी पहचान है। तुम उनके गिफ्ट को अच्छे से संभाल कर रखती हो जो तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि स्कूल से लेकर कॉलेज में रेहा और विहान ही मेरे बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैं अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड के सारे गिफ्ट को संभाल कर रखी हूँ। मैंने रेहा और अपनी ही सारी गिफ्ट संभाल कर रखा हुआ है, और वैसे भी मैं सौम्या राजपूत हूँ, मैं तो हमेशा से ही बेस्ट थी। आर्यन ने सौम्या के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर खुद की तारीफ करना हो गया होगा तो प्लीज हॉस्पिटल चलो। ये सुनकर सौम्या ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं हॉस्पिटल चलती हूँ।
ये बोलकर सौम्या ने एक छोटा सा पर्स अपने कंधे पर टंगा और अस्पताल के लिए निकल गई। अभिमान गुस्से से अपने असिस्टेंट को कॉल कर रहा था। असिस्टेंट ने 2-3 रिंग में अभिमान का कॉल रिसीव कर लिया। अभिमान ने गुस्से से अपने असिस्टेंट को फोन पर चिल्लाते हुए कहा, रेहा का फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है, जल्द से जल्द रेहा के बारे में पता करो। ये सुनकर रौनक ने कहा, सर मुझे नहीं पता, अभी तक मेरी और रेहा मैम की कोई बात नहीं हुई है। ये सुनकर अभिमान ने गुस्से से कहा, जाओ जाकर जल्दी से रेहा के बारे में पता लगाओ और मुझे बताओ। ये सुनकर रौनक ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, मैं अभी के अभी रेहा मैडम के बारे में पता लगाता हूँ। ये सुनकर अभिमान ने फोन कट कर दिया। रौनक ने गुस्से से कहा, जब देखो तो अभिमान सर को बस अपना काम ही करवाना रहता है, कभी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं कि मुझे भी कुछ काम हो सकता है, मेरी भी पर्सनल लाइफ हो सकती है। अभी मेरी खुद के दिमाग में तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है जिससे मैं सुहाना को अपना बना सकूं। ऊपर से जो भी आइडिया आता है अभिमान सर की वजह से गायब हो जाएगा, क्योंकि पहले मुझे रेहा के बारे में पता लगाना होगा। ये बोलते हुए रौनक ने किसी को मैसेज किया और रेहा की फोटो भेजते हुए कहा, जल्द से जल्द इसकी के बारे में पता करो। यह अभिमान सर की वाइफ है और अभिमान सर ने उनके बारे में पता लगाने के लिए कहा है। दूसरी तरफ से ओके का मैसेज आया। रौनक ने अपना फोन टेबल पर रखा और अपनी आंखें बंद की। तभी रौनक को सुहाना की आवाज सुनाई दी। रौनक ने सामने देखा तो सुहाना उसके केबिन के बाहर खड़ी केबिन को खटखटा रही थी। ये देखकर रौनक ने कहा, तुम अंदर आ जाओ सुहाना। सुहाना रौनक के पास आते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ काम था। ये सुनकर रौनक ने कहा, बोलो क्या काम है, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर सुहाना ने कहा, मुझे लगता है कि कंपनी के पेपर के अकाउंट में कुछ बड़ी है, क्या तुम इन फाइल्स को चेक कर सकते हो। ये सुनकर रौनक ने कहा, ठीक है मैं चेक कर लूँगा, क्या मैं एक सवाल पूछूं। सुहाना ने रौनक की तरफ देखकर कहा, क्या पूछना है बोलो। रौनक ने कहा, सुहाना क्या तुम आयुष से प्यार करती हो। ये सुनकर सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं आयुष से प्यार करती हूँ और जल्दी हम दोनों अपनी अपनी फैमिली को इस बारे में बताकर जल्दी शादी कर लेंगे। सुहाना की बात सुनने के बाद रौनक के दिल में दर्द महसूस होने लगा। रौनक ने सुहाना की तरफ बिना देखे कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये बोलते हुए रौनक अपने केबिन से बाहर निकल गया। रौनक को इस तरह जाता देखकर सुहाना ने अपने मन में कहा, इसे क्या हुआ, इतनी जल्दी चला गया। लंदन में सौम्या विहान की तरफ देखकर बोली, क्या तुम्हें नजर नहीं आया कि मैं तुम्हारे अचानक से गायब होने की वजह से कितना परेशान थी। तुम बहुत बुरे दोस्त हो, आई हेट यू। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, उस समय मेरा दिल टूटा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे बस ये याद आ रहा था कि रेहा मुझसे नहीं अभिमान से प्यार करती है और उसे अपना बनाने के लिए मैंने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाया। पर 1 साल रेहा के साथ रहने के बाद समझ आ गया कि हम कभी किसी को खुद से प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। प्यार दिल से होता है, मजबूरी से नहीं। इंडिया में देव रेहा को अस्पताल लेकर आ गया था और उसे एडमिट करवा चुका था। देव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस चेहरे मैं पिछली 20 साल से देख रहा हूँ, वह चेहरा आज मेरे सामने है। ये बोलते हुए देव किसी को कॉल लगाने लगा और दूसरी तरफ से कॉल पिक नहीं हो रही थी। देव ने गुस्से से कहा,
जब देखो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। जब इन्हें काम होगा तब मैं उनका भी फ़ोन नहीं उठाऊंगा। मुझे उनसे जो सवाल पूछना है उन सवालों जवाब वही दे सकते हैं। 20 साल से जिस चेहरे को मैं देख रहा हूँ वह चेहरा आज मेरे सामने है, और ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कम से कम 20 या 21 साल की लग रही है। तो यह वह की नहीं है जिसका चेहरा मैं इतने सालों से देख रहा हूँ। तो फिर यह कौन है जिनका चेहरा उनके जैसा है? डॉक्टर ने देव की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप उनके हस्बैंड हैं? ये सुनकर देव ने कहा, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, इनका बस गाड़ी का ब्रेक फेल था तो मैंने उनकी जान बचाई है। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया है, पर हमें नहीं पता उनकी कोई आईडी प्रूफ या उनका फ़ोन उनके पास नहीं है, तो हम रजिस्टर में पेशेंट का क्या नाम लिखें? ये सुनकर देव ने कहा, एक काम कीजिए, आप मेरे नाम पर इन्हें एडमिट कर लीजिए। मेरा नाम है देव मल्होत्रा, तो आप मिस मल्होत्रा के नाम से एडमिट कर लीजिए। ये सुनकर डॉक्टर नर्स की तरफ जाकर कहा, उनका नाम नहीं पता चल रहा है, इसमें जो लेकर आए हैं उनका नाम देव है। इन्होंने कहा है कि मिसेज देव मल्होत्रा के नाम से इन्हें एडमिट कर दिया जाए। ये सुनकर नर्स है रिपोर्ट में मिसेज देव मल्होत्रा लिख दिया। करीब आधे घंटे बाद रेहा की सर पर पट्टी बन चुका था। रेहा अभी भी बेहोश थी। रेहा देव के वार्ड में गया और उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम वह हो या नहीं जिसका चेहरा मैंने 20 साल से देखते आ रहा हूँ, पर इतना जरूर है, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना जरूर है। देव ने रेहा की एक फोटो खींची और किसी के पास सेंड करता हुआ बोला, भाई इस फोटो को चेक करो। क्या ये वही नेहा रायजादा है जो राजस्थान की राजकुमारी थी, या उनकी कोई हमशक्ल है? देव ने रेहा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा उस राजस्थान की राजकुमारी नेहा से मिलता जुलता है, हो ना हो। तुम्हारा उनसे जरूर कोई लेना देना है, और अगर लेना देना हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ये बोलते हुए देव रेहा के वार्ड से बाहर निकल गया। रौनक को रेहा के बारे में पता लग रहा था, उसे पता चल गया था कि रेहा की कार का एक्सीडेंट हुआ है। ये पता चलते ही रौनक ने अपनी आंखें बंद कर ली। रौनक ने कहा, पर अभिमान सर को पता चल गया कि रेहा की कार का एक्सीडेंट हुआ है तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वह अभी तक लंदन पहुंचे नहीं होंगे, मुझे उन्हें बता देना चाहिए, वो जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाए। ये सोचते हुए रौनक ने अभिमान को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही अभिमान ने कहा, क्या तुम्हें रेहा के बारे में पता चल गया है? ये सुनकर रौनक ने कहा, मैंने रेहा मैडम की फ़ोन को ट्रैक किया था, पता चला कि रेहा मैडम की कार का ब्रेक फेल था, उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर अभिमान के हाथ से फ़ोन गिर गया। अभिमान जल्दी से फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगाता हुआ बोला, तो इस वक्त रेहा कहाँ है? क्या उसे चोट ज़्यादा आई है? बोलो क्या हुआ है? ये सुनकर रौनक ने कहा, मुझे नहीं पता, किसी लड़के ने उसकी मदद की है। यहाँ से सीसीटीवी में हमने देखा है कि वह रेहा को किसी जगह लेकर चला गया है, पर कहाँ लेकर गया है यह अभी हमें पता नहीं चला है। हम जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर रेहा मैडम ठीक है, उनके सर पर हल्की सी चोट लगी है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, मैं अभी के अभी इंडिया वापस आ रहा हूँ, पता करो कि रेहा कहाँ पर है। हो नो, उस इंसान ने रेहा को किसी अस्पताल में एडमिट करवाया होगा, पता करो अभी रेहा किस हॉस्पिटल में है। ये बोलकर अभिमान ने फ़ोन कट कर दिया। अभिमान ने गुस्से से अपने फ़ोन को देखते हुए कहा, आखिर ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं रेहा से दूर जाता हूँ तो सब मुझे उससे दूर करने के पीछे लग जाते हैं।
मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। इस बार कोई भी दूसरा विहान मेरे और रेहा के बीच नहीं आ सकता है। ये बोलते हुए अभिमान ने कैप्टन की तरफ देखते हुए कहा, जेट को वापस इंडिया लेकर चलो। ये सुनकर कप्तान ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। लंदन में सौम्या ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, अब ये सब बातें छोड़ो। तुम सुधर गए हो और अच्छे बन गए हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम अपना ख्याल रखा करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। और जब तुम रेहा को भूल ही गए हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी की ढूंढ दूंगी। तुम भी शादी कर लेना। वैसे भी रेहा की शादी हो चुकी है और कुछ समय बाद मेरी भी हो जाएगी। सिर्फ हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में तुम ही बचे हुए हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की पसंद करूंगी। यह सुनकर विहान हंसने लगा। वही जो आर्यन कब से सोफे पर बैठा फोन चला रहा था, सौम्या की इस बात को सुनकर सौम्या की तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ वैभव ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, क्या सौम्या और आर्यन किसी अस्पताल में है? ये सुनकर असिस्टेंट ने कहा, हाँ मैंने पता किया है, सौम्या और आर्यन इसी अस्पताल में है। असिस्टेंट ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, सर मुझे लगता है सौम्या मैडम विहान से मिलने आई है क्योंकि विहान उनके कॉलेज का दोस्त है। मैंने पता किया है, विहान, रेहा मैडम और सौम्या तीनों एक ही कॉलेज और स्कूल में पढ़ा है, इसीलिए शायद सौम्या मैडम उनसे मिलने आई होगी। वैभव ने कहा, हाँ ये बात मुझे पहले से पता है। ये बोलते हुए वैभव ने अचानक से उस वार्ड का दरवाजा खोल जहां पर विहान इस समय था। वैभव ने जैसे ही दरवाजा खोल वह हैरानी से सौम्या और आर्यन की तरफ देखने लगा जो इस समय एक दूसरे की ऊपर गिरे हुए थे। वैभव ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सौम्या को छूने की? यह बोलते ही आर्यन जल्दी से सौम्या की ऊपर से हट गया। सौम्या ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, वैभव प्लीज मेरी बात तो सुनो। वैभव ने आर्यन को सौम्या की तरफ से खींचते हुए सौम्या को सीधे खड़ा किया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? सौम्या इससे पहले कुछ बोल पाती, वैभव ने अपनी गन निकाली और वैभव की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मुझे पहले से ही पता था कि तू सौम्या से प्यार करता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दो। ये बोलते हुए वैभव ने जैसे ही बंदूक की गोली चलाया, सौम्या ने बंदूक को ऊपर कर दिया। गोली ऊपर चल गई। सौम्या ने वैभव के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? वैभव ने गुस्से से कहा, तुमने इस आदमी को बचाने के लिए मुझे थप्पड़ मारा। सौम्या ने गुस्से से कहा, बात किसी को बचाने की नहीं है वैभव, बात विश्वास की है जो तुमने मुझ पर नहीं किया है। वैभव ने सौम्या के दोनों कंधों को जोर से पकड़ते हुए बोला, तुम पर विश्वास है पर इस आर्यन पर नहीं है। जिस कंडीशन में मैंने तुम्हें और आर्यन को देखा है, मेरी जगह कोई भी होता तो तुम पर विश्वास नहीं करता। ये सुनकर सौम्या ने वैभव को धक्का देते हुए कहा, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो सकते थे कि आखिर हुआ क्या है। सौम्या ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, इस रूम में कैमरा लगा हुआ है, तुम जाकर देख सकते हो क्या हुआ था या नहीं हुआ था। क्योंकि मैं तुम्हें अब कोई सफाई नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि तुम मेरी सफाई के कहीं नहीं है। वैभव ने गुस्से से सौम्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये सुनकर सौम्या ने कहा, अब तुम्हें जानना है कि यहाँ पर क्या हुआ था तो कान खोलकर सुनो। आर्यन चुपचाप से सोफे पर बैठा हुआ था। मैं और विहान बात कर रहे थे। विहान को पानी चाहिए था, मैंने उसे पानी दिया, उसके हाथ से गिलास गिर गया था। मैं वही कांच को उठाने के लिए जा रही थी तो मेरा पैर फिसल गया था।
आर्यन मुझे बचाने के चक्कर में मुझे लेकर नीचे गिर गया और उसी समय तुम आ गए। और तुम्हें तो कुछ पूछना ही नहीं है, तुम्हें तो बस मुझ पर गुस्सा करना है। आखिर इतना ही गुस्सा करना है तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये बोलते हुए सौम्या ने वैभव को धक्का दिया और गुस्से से उसे रूम से बाहर निकल गई। वैभव ने गुस्से से आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, अगर तूने मेरी और सौम्या के बीच आने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे सब समझ आ रहा है, ये तुम दोनों की चाल थी मुझे और सौम्या को अलग करने की। ये सुनकर आर्यन ने कहा, अगर दुनिया में गलतफहमी की कोई इलाज नहीं होता है। सौम्या सही कह रही है, वो गिरने वाली थी, मुझे लगा कि मुझे कांच ना लग जाए इसलिए मैं उसे बचाने के लिए आगे आया था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये देखो मेरे हाथ में, ये बोलकर आर्यन ने अपना हाथ आगे किया जिसमें ग्लास का कांच लगा हुआ था। अब वैभव को समझ में आ गया कि सौम्या बिल्कुल सही बोल रही थी। आर्यन उसी को बचाने के चक्कर में उसी पर गिर गया था और उसी को बचाने के चक्कर में आर्यन के हाथ में कांच लग गया। आर्यन ने गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो प्यार के साथ थोड़ा विश्वास करना भी सीख लो, क्योंकि अगर तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई भी रिश्ता टूट जाएगा। वैभव ने गुस्से से आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, आर्यन रघुवंशी आज के बाद सौम्या के आसपास भी नजर मत आना वरना मैं तुम दोनों भाई की जान ले लूंगा। ये बोलते हुए वैभव ने अपनी बंदूक अपने पैंट के पीछे में रखी और उसे रूम से गुस्से से बाहर निकल गया। असिस्टेंट ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी आर्यन सर। वैभव सर बहुत गुस्से में थे, इसीलिए आप पर इतना चिल्लाए, प्लीज आप बुरा मत मानिए। ये सुनकर आर्यन ने कहा, मुझे तो बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है, पर वैभव ने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। ये बोलते हुए वह विहान की तरफ देखने लगा जो चुपचाप से सब सुन रहा था। असिस्टेंट चुपचाप से विहान के वर्ग से बाहर निकल गया। उसने सामने देखा तो उसे ना सौम्या नजर आ रही थी और ना वैभव नजर आ रहा था। आर्यन ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना चुप क्यों थे, तुम्हें तो सब कुछ बताना चाहिए था। ये सुनकर विहान ने कहा, सच कहूँ तो जिस कंडीशन में आप दोनों को वैभव ने देखा है, कोई और भी होता तो ऐसा ही रिएक्ट करता, पर इन सब की वजह से वैभव को अब बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सौम्या जैसी लड़की के कैरेक्टर पर उसने उंगली उठाई है। तो चाहे कोई भी बात है कि सौम्या उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है, हो सकता है इस वजह से उन दोनों का रिश्ता भी टूट सकता है। ये सुनकर आर्यन ने कहा, वह दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, इतनी आसानी से अलग नहीं होंगे, मुझे पूरा यकीन है। आर्यन और सौम्या फिर से एक दूसरे के हो जाएंगे और एक दूसरे पर यकीन जरूर करेंगे। ये सुनकर विहान ने कहा, ये तो आपके लिए अच्छा है कि सौम्या उस पर विश्वास ना करें, आप मौके का फायदा उठाकर उसका दिल जीत सकते हो। ये सुनकर आर्यन ने कहा, मुझे अपना रिश्ता किसी भी गलतफहमी में नहीं बनाना है। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, पर इन सब की वजह से सौम्या का दिल नहीं तोड़ सकता हूँ। वह सिर्फ वैभव से प्यार करती है, वह मेरे प्यार को कभी नहीं समझेगी। वैभव सौम्या को अस्पताल के चारों तरफ खोज रहा था और उसे सौम्या नहीं मिल रही थी। वही असिस्टेंट ने उस रूम के सीसीटीवी को चेक किया और सीसीटीवी का एक कॉपी लेकर बोला, चलो सीसीटीवी से ये तो साबित होता है कि सौम्या और आर्यन सच कह रहे थे। उन दोनों ने मिलकर वैभव सर को धोखा नहीं दिया है, ये फुटेज मेरे काम आएगी वैभव सर का गुस्सा शांत करने के लिए। ये बोलते हुए असिस्टेंट भी अस्पताल से बाहर निकल गया।
आर्यन के विला में सौम्या इस समय अपना कमरा बंद करके बहुत ज्यादा रो रही थी। सौम्या ने रोते हुए कहा, आखिर वैभव मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जिस लड़के के पीछे मैं इतने साल से पागल थी, उसे क्या लगता है कि मैं उसे इतनी आसानी से धोखा दे दूंगी? वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? ये बोलते हुए सौम्या बहुत ही ज्यादा रो रही थी। सौम्या ने रोते हुए कहा, शायद मेरी किस्मत में वैभव का प्यार है ही नहीं, इसीलिए वह कभी मुझ पर यकीन नहीं करते हैं। जब मैं वंश से शादी कर रही थी तब भी उन्हें इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं की। शायद यह इसी वजह से है क्योंकि उन्हें कोई कर ही नहीं है कि वह मुझे खो देंगे। या ऐसा है कि वैभव ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। वो बस मुझे इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं अभिमान भाई की बहन हूँ और उनके पीछे इतने सालों से पड़ी हुई हूँ। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं उनके सामने झुकने वाली नहीं हूँ। ये बोलते हुए सौम्या ने अपना सामान पैक किया और कहा, अब मुझे एक पल भी लंदन में नहीं रुकना है। मैं अभी के अभी वापस इंडिया जा रही हूँ और मुझे वैभव से कोई बात भी नहीं करनी है। ये बोलते हुए सौम्या ने अपना बैग उठाया और आर्यन के विला से बाहर निकल गई। क्या दूर होगी वैभव और सौम्या की गलतफहमी? क्या वैभव सौम्या को अपने प्यार का यकीन दिला पाएगा? अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।